हम सब ने अपने जीवन में कभी न कभी भूत प्रेत तांत्रिक विद्याओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ। घटना की शुरुआत होती है राजस्थान राज्य के जयपुर ज़िले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाले विजय से। विजय अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है। उसके परिवार में उसकी वाइफ साक्षी, उसकी 2 बेटियां, बड़ी बेटी निधि और छोटी बेटी प्रिया रहती है। जीवन में उतार चढ़ाव के चलते विजय को अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। मजबूरन उसे अपने बड़े भाई अशोक से मदद मांगनी पड़ती है। अशोक जो इसी शहर में रह रहा होता है, विजय अशोक के पास जाता है, उसे अपनी सारी आपबीती बताता है। अशोक उसे बताता है कि हाल ही में हमने यहीं पास के गांव में घर खरीदा है। जब तक तुम्हें नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम उस घर में रह सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अशोक की वाइफ विजय की भाभी का रवैया थोड़ा तीखा तीखा सा दिखाई देता है। वह विजय से बात तक नहीं करती। विजय को भी यह व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह इन सब चीज़ों को अनदेखा करता हुआ अपने परिवार के साथ उस घर में जाने का निश्चय करता है। अगले दिन विजय अपने परिवार के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाता है। घर दिखने में बहुत अच्छा होता है। दिन भर सभी अपना सामान जचा रहे होते हैं और थकान से थक जाते हैं। रात को सभी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। सभी सो ही रहे होते हैं कि अचानक से विजय का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। दरवाजे की उस तरफ से विजय की वाइफ विजय को आवाज़ लगा रही होती है, लेकिन विजय की जब आंखें खोलती हैं वहाँ देखता है कि उसकी पत्नी तो उसके साथ ही सो रही होती है। तो फिर दरवाजे के उस पार से आवाज़ किसकी आ रही है? विजय थोड़ा सहमा हुआ सा दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाता है और दरवाजे की कुंडी खोलता है, लेकिन दरवाजे के उस तरफ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। विजय अपने आप को दिलासा देता हुआ सोचता है कि दिन भर की थकान के कारण शायद ये उसके मन का भ्रम होगा, और वह सोचकर सो जाता है। सुबह होती है, लेकिन ये सुबह भी उनके जीवन में खुशियाँ नहीं, बहुत सारे दुख ही लेकर आती है। सुबह होते ही विजय देखता है कि उनके हॉल में चारों कोनों पर 4 कटे हुए नींबू मिलते हैं और बीच में एक मरी हुई बिल्ली मिलती है। विजय को यह सब सही नहीं लग रहा होता है, लेकिन वह चाहता है कि यह बात किसी को पता नहीं लगे, क्योंकि घर में डर का माहौल बन जाएगा। सभी के उठने से पहले विजय सबको सफाई कर देता है। सबको सफाई करने के बाद विजय नौकरी की तलाश में अपने घर से निकलता है। घर से उसने कुछ ही दूरी तय की होती है कि उसका फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ से उसकी वाइफ साक्षी का कॉल आया था। साक्षी उसे बताती है कि निधि को मेज़ गिरने से गहरी चोट लगी है, तुम अभी आ जाओ। विजय तुरंत आधे रास्ते से अपने घर की तरफ रवाना होता है और घर जाकर देखता है कि मेज़ गिरने से निधि को काफ़ी गहरी चोट आई थी। विजय तुरंत उसको अस्पताल लेके जाता है, दवाई दिलाता है और घर पर लेके आता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया खेलने के लिए इधर उधर चीज़ें ढूंढ रही होती है। अचानक उसे एक संदूक दिखाई देती है। संदूक दिखने में बहुत पुरानी थी और उस पर मिट्टी की एक तह जमी हुई थी। न चाहते हुए भी संदूक को खोल बैठती है और संदूक के अंदर कुछ हड्डियाँ और एक लॉकेट दिखाई देता है। वह लॉकेट इतना सुंदर होता है कि हड्डियों का डर उसके मन से ख़त्म हो जाता है और वह उस लॉकेट को उठाकर अपने गले में पहन लेती है और फिर से खेलने में मशगूल हो जाती है। दिन बीतता है, लेकिन यह दिन भी उनके लिए अच्छा नहीं था। कुछ भी चीज़ें सामान्य तरीके से उनके साथ नहीं हो रही थी। वो 3 से 4 बार दूध ला चुके थे, लेकिन हर बार दूध फटा जा रहा था।
पूजा के सामने वो दिया जलाने की 1000 कोशिशें कर चुके थे, लेकिन दिया नहीं जल रहा। घर में सभी दरवाजे खिड़कियां बंद होने के बावजूद पता नहीं घर में एक ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। वह हवा कहाँ से आ रही थी किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था। लेकिन फिर से इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए विजय सोने के लिए चले जाते हैं। करीब रात के 12 से 1 के बीच में विजय को अपने दरवाजा फिर से खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार दरवाजे के उस पार से उसे अपनी बड़ी बेटी निधि की आवाज़ सुनाई देती है। पापा पापा, मुझे डर लग रहा है, बचाओ पापा। यह सुनकर विजय जल्दी से उठ खड़ा होता है और दरवाजे को खोलकर देखता है, लेकिन फिर से दरवाजे के उस पार उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सिर्फ एक साया दिखाई देता है जो उसके घर से बाहर निकल रहा होता है। अभी जो साये के पीछे जाता है घर के बाहर, लेकिन फिर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। विजय अब थोड़ा थोड़ा कुछ समझने लगा था और उसने रात को यह निश्चय किया था कि सुबह में अपने भाई अशोक से ज़रूर बात करेगा। यह सोचकर वह फिर से सोने के लिए चला जाता है। उसकी आंख लगी ही होती है कि एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ जो सुनाई देती है, जो कि उसकी बेटी प्रिया की होती है। चिल्लाने की आवाज़ इतनी जोर की थी कि घर के सभी मेंबर साक्षी और निधि भी उठ खड़े होते हैं और प्रिया के रूम की तरफ भागते हैं। विजय प्रिया के रूम में जाकर देखता है कि प्रिया एक कोने में दुबकी हुई सी बैठी है और वह इतनी डरी हुई है कि उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। विजय उसके पास जाता है, उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा? लेकिन प्रिया डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाती है। सिर्फ उसकी अंगुली कमरे के दूसरे कोने की तरफ होती है। विजय मुड़कर उस कोने की तरफ देखता है, उसे वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी विजय को प्रिया के गले में वह लॉकेट दिखाई देता है। लॉकेट देखकर विजय उससे पूछता है, लॉकेट कहाँ से आया, किसका है? लेकिन प्रिया कुछ भी नहीं बोल पाती, वह इतनी डरी हुई रहती है। विजय इस चीज़ को अनदेखा करता हुआ प्रिया को अपने रूम में ले जाता है और वहीं अपने पास सुलाता है। उस दिन विजय ने अपनी आंखों को पल भर के लिए भी बंद नहीं किया था। वह पूरी रात जगा हुआ था और मानो जगने के बावजूद भी उसको ऐसा फील हो रहा था कि उनकी छत पर कोई बहुत तेज तेज चल रहा है। विजय को कुछ सही होने की आशंका तो नहीं थी और उसने रात को ही निश्चय किया था कि वह अपने बड़े भाई अशोक से इस बारे में बात करेगा। सुबह होती है, लेकिन यह सुबह फिर से उनके लिए एक बुरा दौर लेके आती है। विजय इस बार देखता है कि उनकी खिड़की में एक कबूतर लटका हुआ है और कबूतर के चारों तरफ नींबू इतने जोर से बांध रखे हैं कि उसका गला कटा हुआ रहता है। उसके गले से खून टपक टपक कर नीचे फर्श पर गिर रहा होता है और फर्श पूरा लाल हो रखा होता है। विजय यह देखकर बहुत सहम सा जाता है, लेकिन घर में डर का माहौल नहीं बने इसको सोचते हुए वह खुद ही उसकी पूरी सफाई कर देता है और अपने बड़े भाई अशोक को फ़ोन लगाकर सारी आप बीती बता देता है। अशोक उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। विजय अपने बड़े भाई अशोक के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसे दिखाई देता है कि अशोक की वाइफ के गले में वैसा ही लॉकेट होता है जैसा उसने प्रिया के गले में देखा था। यह बात उसे हजम तो नहीं हो रही थी और उसने न चाहते हुए भी अपनी भाभी से पूछ लिया कि भाभी लॉकेट कहाँ से आया आपके पास? ऐसा ही लॉकेट प्रिया ने भी पहना हुआ है। यह सुनकर उसकी भाभी ने तिरछी निगाहों से विजय को देखा और एक स्माइली फेस देते हुए वहाँ से चली गई। विजय के लिए यह सब कुछ आसान नहीं था। तभी अशोक उसे किसी तांत्रिक के बारे में बताता है और कहता है कि ऐसी ही कुछ घटनाएं
कुछ दिन पहले मेरे दोस्त के साथ भी हुई थी और उसने इस तांत्रिक की सहायता से इन सब चीज़ों से छुटकारा पाया। तुम भी एक बार इससे जाकर मिलो और अपनी सारी आप बीती बताओ। अशोक की बात सुनकर विजय भी उस तांत्रिक के पास जाने का मन बना लेता है। वह अपने घर पर आता है और अपनी वाइफ साक्षी को इस बारे में बताता है। दोपहर के करीब 1 बज रहे होते हैं, फिर भी साक्षी और विजय तांत्रिक के पास जाने का निश्चय करते और घर पर प्रिया के साथ अकेली निधि को छोड़ जाते हैं। तांत्रिक का घर थोड़ा दूर होता है, इसीलिए जाते जाते उन्हें लेट हो जाती है। तांत्रिक के पास पहुंचने पर विजय सारी बातें तांत्रिक को बताता है और तांत्रिक अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है और विजय को कहता है कि तुम्हारे घर पर किसी ने जादू टोना करवाया है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। घर पर जानवरों का मिलना एक संयोग नहीं बल्कि जानबूझकर करवाया जा रहा है। इसके लिए मुझे आपके घर पर आना होगा और वहाँ पे सभी चीज़ें सही करनी होगी। विजय उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप आज ही चलिए, लेकिन तांत्रिक आज किसी और के जाने का नाम लेकर कल का नाम लेता है। यह सुनकर विजय और साक्षी अपने घर पर आते हैं, लेकिन घर पर एक ऐसी चीज़ उन्हें दिखाई देती है जिसकी वह कल्पना तक नहीं कर सकते थे। घर में जाते हुए वह देखते हैं कि उनकी बड़ी बेटी निधि हॉल में बेहोश पड़ी है और उसके शरीर से खून निकल रहा था। साक्षी यह देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। विजय निधि के पास जाता है और देखता है कि निधि अब सांस तक नहीं ले रही थी। यह देखकर विजय बहुत सहम जाता है और वह प्रिया को खोजता है। प्रिया उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई देती। वापस से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है छत से। विजय दौड़कर छत पर जाकर देखता है, प्रिया वहाँ कोने में बेहोश पड़ी थी और उसका पूरा शरीर खून में लाल रंग से रंगा हुआ था। विजय तुरंत प्रिया को लेकर आता है और अपने बड़े भाई अशोक को यह बात बताता है। अशोक और उसकी वाइफ भी विजय के घर पर आते हैं। विजय यह सब बातें तांत्रिक को भी बताता है और उन्हें बहुत रिक्वेस्ट कर उसी दिन अपने घर पर बुलाता है। लेकिन इन सभी के बीच विजय अपनी बड़ी बेटी निधि को गंवा चुका होता है। इसी बीच अशोक और अशोक की वाइफ घर पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ तांत्रिक भी घर पर पहुंचते हैं। तांत्रिक अपनी दिव्य दृष्टि से घर के उस कोने में जाता है जहाँ पर प्रिया को वह संदूक मिला था। संदूक को ओपन करता है, वहाँ पे कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी। तांत्रिक को समझ आ रहा था। तांत्रिक ने अपने बैग से नींबू निकाले, खट कर उन हड्डियों पर डाला। जैसे ही हड्डियों पर नींबू डाला, दूसरी तरफ अशोक की वाइफ तड़पने लगी। यह देखकर तांत्रिक को सब साफ हो गया। उन्होंने सभी को कहा कि यही है जिसने इस घर पर साया किया हुआ है। अशोक को यह बात हजम नहीं होती है। अशोक तांत्रिक को सुनाने लगता है। विजय उन्हें बताता है कि हमने प्रिया के गले में जो लॉकेट देखा था, वही लॉकेट भाभी के गले में भी है। तांत्रिक फिर से इस बात का सबूत देने के लिए प्रिया के गले में से वह लॉकेट निकालता है और उस लॉकेट को आग में जलाता है। इधर आग में लॉकेट जाने से अशोक की वाइफ की हालत और ख़राब हो जाती है। वह पूरी वाइब्रेट होकर दीवार में असर मारने लग जाती है। यह देखकर सभी अचंभित रह जाते हैं। अशोक को अपनी वाइफ पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके कारण एक लड़की निधि की जान जा चुकी होती है। अशोक उसे अपने घर से निकाल देता है, लेकिन क्या फ़ायदा, विजय अपनी बेटी तो गंवा चुका होता है। तांत्रिक पूजा पाठ कर घर से सारे सायों को निकाल देता है और अशोक भी अपनी वाइफ का सारा सामान अपने घर से निकाल देता है।
अशोक की वाइफ के बार बार गिड़गिड़ाने पर भी अशोक उसके एक बात तक नहीं सुनता और उसे अपने घर से निकल जाने के लिए कहता है। इधर विजय के परिवार में अभी थोड़ी शांति आती है और वह खुशी खुशी वापस रहने लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का हमेशा गम रहता है कि उन्होंने अपनी बेटी निधि को खो दिया है। ऐसा ही होता है, बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है, क्योंकि अब अशोक की वाइफ घर जाने के लिए भी घर नहीं होता, मजबूरन उसे अपने घर मायके जाना पड़ता है। इसीलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा भला करिए। भला नहीं होता है तो किसी का बुरा तो बिल्कुल मत कीजिए। यह थी हमारी आज की सच्ची घटना। अगर आपको यह थोड़ी भी सही लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।